नमस्कार, रात के 10 बज रहे हैं। अगले 30 मिनट में देखिए खबरों का तूफान। पेश है 24 घंटे 24 रिपोर्टर। देखिए इस शो की 4 बड़ी खबरें। अंकित गुप्ता बताएंगे 6 लाख की घूस लेने के आरोप में केजरीवाल ने मंत्री आसिम अहमद खान को किया बर्खास्त। आसिम ने बताया साजिश। ओम प्रकाश तिवारी बताएंगे 6,000 करोड़ का काला धन विदेश जाने की प्रवर्तन निदेशालय ने जांच शुरू की। एबीपी न्यूज की खबर का असर। पंकज झा के साथ देखेंगे यूपी के मैनपुरी में मरी हुई गाय पर मचा हंगामा, पुलिस पर चले पत्थर, दुकानों में लगाई गई आग। और उमेश कुमावत बताएंगे पुणे में रोंगटे खड़े कर देने वाली वारदात, हत्या करने के बाद पत्नी का सिर और कुल्हाड़ी लेकर सड़क पर निकला पति। आगे है सबसे बड़ी खबर, केजरीवाल कैबिनेट में कैसे हो गई भ्रष्टाचारी मंत्री की एंट्री। देश को भ्रष्टाचार मुक्त करने का दावा करने वाली आम आदमी पार्टी सरकार के एक के बाद एक मंत्री भ्रष्टाचार के आरोप में बाहर हो रहे हैं। आज आम आदमी पार्टी सरकार ने मंत्री आसिम अहमद खान को भ्रष्टाचार के आरोप के चलते ही पद से हटा दिया। सवाल ये उठता है कि आखिर इतने सारे भ्रष्टाचारी अरविंद केजरीवाल सरकार में कैसे शामिल हो गए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी ही सरकार के खाद्य आपूर्ति और वन मंत्री आसिम अहमद खान को भ्रष्टाचार के आरोप में बर्खास्त कर दिया है। केजरीवाल का दावा है कि खाद्य आपूर्ति मंत्री आसिम अहमद खान ने विधानसभा में बिल्डिंग बनाने के नाम पर एक बिल्डर से 6 लाख रुपए की रिश्वत मांगी। केजरीवाल ने अपने दावे के समर्थन में एक ऑडियो रिकॉर्डिंग भी सुनाई। मंत्री जी की विधानसभा में कोई बिल्डिंग बन रही थी, बिल्डिंग को बनने से रोका गया। बिल्डर से 6 लाख रुपए मांगे गए और उसने 6 लाख रुपए दिए। ये मोटे मोटे तौर पे शिकायत है। अरविंद केजरीवाल ने बताया कि उनको मंत्री आसिम अहमद खान के खिलाफ पिछले कुछ दिनों से लगातार शिकायतें मिल रही थीं। शिकायतकर्ता से रिकॉर्डिंग मिलने के बाद उन्होंने और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने रिकॉर्डिंग को सुना और प्रथम दृष्टया मामला संगीन पाया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भ्रष्टाचार के आरोप में अपने खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री को हटा दिया है। दिल्ली के खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री आसिम अहमद खान पर एक बिल्डर से 6 लाख रुपए घूस मांगने का आरोप लगा है। मंत्री जी की विधानसभा में कोई बिल्डिंग बन रही थी, बिल्डिंग को बनने से रोका गया। बिल्डर से 6 लाख रुपए मांगे गए और उसने 6 लाख रुपए दिए। ये मोटे मोटे तौर पे शिकायत है। केजरीवाल ने कहा कि भ्रष्टाचार चाहे उनका बेटा करे या उनका कोई मंत्री, वो उसे छोड़ेंगे नहीं। चाहे वो खुद ही भ्रष्टाचार के आरोप में हो, वो खुद को भी बख्शेंगे नहीं। इसके अलावा केजरीवाल ने ये भी मांग की कि बीजेपी सरकार भी अब अपने दागी मुख्यमंत्रियों शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा राजे को अपने पदों से हटाए। एक बहुत बड़ी साजिश मेरे खिलाफ की गई है और इस साजिश का खुलासा मैं बहुत जल्द, शायद हो सकता है कल शाम तक ही आप लोगों को कर दूंगा, क्योंकि अभी जो तथ्य सामने आए हैं कि कोई रिकॉर्डिंग है या कुछ है, वो मैंने अभी तक नहीं सुनी है। दिल्ली के मंत्री आसिम अहमद खान की बर्खास्तगी के बाद विरोधियों के निशाने पर आ गए हैं सीएम केजरीवाल। आपके पूर्व नेता योगेंद्र यादव ने तो यहां तक कहा कि 2 हफ्ते से मिल रही थी इस तरह की खबर। ये खबर शायद पुरानी है, मुझे कम से कम 2 हफ्ता पहले किसी व्यक्ति ने इस बारे में बताया था। 6 लाख के अमाउंट का भी जिक्र किया था किसी व्यक्ति ने, कहा था ऐसा एक ऑडियो चल रहा है। ऐसे में एक ऐसी स्थिति जिसमें कोई विकल्प नहीं हो सिवाय इसके कि आप रेजिग्नेशन लें और उन्हें निकालें, उसको अपने हित में, अपने हक में कन्वर्ट करने की जो कोशिश की गई है, वो आज हम देख रहे हैं। ये बड़े दुख की बात है कि अरविंद केजरीवाल जी के 1/3 मंत्रिमंडल, 6 मंत्रियों में से 2 मंत्री 8 महीने के अंदर अंदर ही भ्रष्टाचार के चार्जेस के अंदर उनको हटना पड़ा है। इससे पहले फर्जी डिग्री मामले में मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर की कुर्सी जा चुकी है। आप विधायक सोमनाथ भारती पत्नी पर अत्याचार करने के आरोप में गिरफ्तार भी हुए। काले धन पर एबीपी न्यूज के खुलासे का असर। सरकार ने कहा जल्द दर्ज होगा एफआईआर, आरोपियों पर होगी कार्रवाई। काले धन पर एबीपी न्यूज के खुलासे पर बात करते हुए वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने आरोपियों पर सख्त कार्रवाई करने की बात कही।
नहीं, ये तो बहुत बड़ी रकम है और बहुत हम लोगों ने सख्ती से इस पे हम लोगों ने जांच चालू की है। जहां जहां FIR दर्ज करना होगा, मैं आप लोगों को विश्वास देना चाहता हूं, हम लोग ज़रूर FIR दर्ज करेंगे और पूरी तरीके से इन्फोर्समेंट एक्शन, पुलिस एक्शन होगा, ज़रूर होगा। इस बीच प्रवर्तन निदेशालय ने जांच शुरू कर दी है। कल ही ABP न्यूज़ ने खुलासा किया था कि बैंक के जरिए 6,000 करोड़ रुपए देश से बाहर भेजे गए। काले धन पर ABP न्यूज़ के खुलासे की गूंज चारों तरफ सुनाई देने लगी है। कल ABP न्यूज़ ने खुलासा किया था कि दिल्ली के एक बैंक की मदद से 6,000 करोड़ रुपए बाहर भेज दिए गए। मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद देश में चर्चा बड़े जोरों पर थी कि काला धन वापस आएगा, लेकिन पिछले एक साल के भीतर उससे कहीं ज्यादा करीब 6,000 करोड़ का काला धन देश से बाहर चला गया। काला धन बाहर भेजने के लिए कई कंपनियों के खातों का इस्तेमाल किया गया और ABP न्यूज़ ने 59 में से 3 बड़ी कंपनियों की पड़ताल की तो बैंक में दिया गया उनका पता फर्जी निकला। इस मामले में दिल्ली के एक सरकारी बैंक का भी इस्तेमाल हुआ। इतना ही नहीं, दाल चावल और ड्राई फ्रूट्स मंगाने के नाम पर पैसा बाहर गया और इस मामले में तमाम नियम कानूनों की धज्जियां उड़ाई गई। आम आदमी पार्टी ने कहा ABP न्यूज़ के खुलासे से खुल गई है सरकार के दावों की पोल, बैंकों में जमा काले धन पर कार्रवाई की मांग की। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष ने ABP न्यूज़ की तारीफ करते हुए ट्विटर पर लिखा है, काले धन पर ABP न्यूज़ ने बड़ा खुलासा किया है, शुक्रिया। इससे सरकार के दावों की पोल खुली है। 2 साल पहले मेरे मित्र अनिरुद्ध बहल ने भी स्टिंग ऑपरेशन किया था, जिससे पता चला था कि भारतीय बैंक किस तरह खुलेआम काला धन जमा कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। आशुतोष ने पूछा है कि क्या मोदी सरकार ABP न्यूज़ के खुलासे और अनिरुद्ध बहल के स्टिंग पर ध्यान देकर जांच शुरू करेगी। काले धन पर साधा कांग्रेस ने केंद्र पर निशाना, कहा काले धन के नाम पर अभी तक कोई सार्थक काम नहीं हुआ है, सिर्फ नाटक हुआ है। एक ऐसा वर्ग देखा गया था, खासकर जो संभ्रांत वर्ग था इस देश का, उसने मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी को खुल के समर्थन किया था पिछले चुनाव में, और ठीक है, और हर व्यक्ति के पास अधिकार है समर्थन करने का। वो वर्ग अगर इनकी वित्तीय व्यवस्था से टूटकर NRI स्टेटस पा रहा है, तो आप समझ लीजिए कि आर्थिक स्थिति के अंदर विश्वास कितना कम होता जा रहा है और काले धन जैसी चीज को लेकर केवल नाटक हो रहा है, कोई भी मूल या कोई भी एक सार्थक कदम जो है नहीं उठाया जा रहा है। कांग्रेस का यह भी कहना है कि काला धन देश के बाहर जाने से लोगों का अर्थव्यवस्था पर से विश्वास घटा है। ABP न्यूज़ के खुलासे पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि काला धन कुबेरों पर शिकंजा कस चुका है, अब कोई बचेगा नहीं। काला धन कुबेरों पर शिकंजा कस चुका है। काला धन कुबेर जो है वो किसी भी तरह से सुरक्षित नहीं है और जहाँ जहाँ पर जिस तरह से भी काला धन और कहीं पर भी होगा वो काला धन भारत आ रहा है और आएगा। आधी अधूरी रिपोर्ट के आधार पर, आधी अधूरी बातों के आधार पर आप काले धन के बारे में सरकार की नीयत पर सवाल नहीं खड़े कर सकते। ABP न्यूज़ ने खुलासा किया था कि 59 कंपनियों ने मिलकर 6,000 करोड़ रुपए बाहर भेजे थे। तो जिस काले धन के मुद्दे पर बीजेपी सरकार में आई थी, अब वो मुद्दा उसके गले की फांस बन रहा है। आगे देखेंगे बिहार के अलग अलग ओपिनियन पोल के निचोड़ में NDA आगे। बिहार चुनाव के 2 सबसे ताजा ओपिनियन पोल में भी NDA को ही बढ़त। जी न्यूज ने NDA को एक तरफा जीत मिलने का अनुमान लगाया तो न्यूज नेशन ने कांटे की टक्कर होने की भविष्यवाणी की। जी न्यूज के ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी गठबंधन यानी NDA को बिहार की 243 सीटों में 162 सीट मिल सकती हैं, यानी बहुमत से काफी ज्यादा, जबकि महागठबंधन को सिर्फ 51 सीटें मिलने का अनुमान है। अन्य के खाते में कुछ नहीं आएगा। एक और टीवी चैनल न्यूज नेशन के सर्वे में बीजेपी गठबंधन को 120 से 124 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि महागठबंधन को 115 से 119 सीट मिल सकती हैं और अन्य के खाते में है 3 से 5 सीटें। बाकी चैनलों के सर्वे का निचोड़ भी यही कह रहा है कि बिहार में NDA को बढ़त है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिहार के सासाराम में लालू पर हमला बोलते हुए कहा कि कोई उनसे पूछे कि आखिर किस पाप के लिए उन्हें चुनाव से दूर किया गया। उन्होंने ऐसा तो क्या किया कि हिंदुस्तान की न्यायालय ने, कोर्ट ने, न्याय तंत्र ने उनको बिहार की राजनीति से बाहर कर दिया, चुनाव लड़ने से उनको रोक दिया। क्या किया था? पीएम मोदी ने महागठबंधन को स्वार्थ गठबंधन बताते हुए कहा कि तीनों कुर्सी के लिए एक हुए हैं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने समस्तीपुर की चुनावी रैली में बोला पीएम मोदी पर हमला, कहा बिहार को बिहारी चलाएगा या बाहरी चलाएगा।
और अच्छा एक बात हम पूछते हैं, बिहार तब तक अपने बल मुद्दे पर आगे बढ़ा है, ये बिहार को चलाएगा कौन? बिहारी चलाएगा कि बाहरी चलाएगा? बिहारी की बाहरी? जोर से बोलिए, बिहारी की बाहरी? तो जब बिहारी चलावेगा तो आपके सामने तो बिहारी खड़ा ही है, नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने के मुद्दे पर पीएम मोदी को जवाब देते हुए कहा कि जो पार्टी सीएम बनाती है वो हटा भी सकती है। हमने मांझी को हटाया तभी तो वो बीजेपी की गोद में जाकर बैठ गए। अभिनेता अजय देवगन बिहार के लखीसराय में नहीं कर पाए चुनाव प्रचार। उम्मीद से ज्यादा भीड़ जुटने की वजह से बेकाबू हुए हालात। इस भीड़ की वजह से अजय देवगन लखीसराय में कदम तक नहीं रख सके। वो हेलीकॉप्टर से लखीसराय जिले के बरहिया तो पहुंचे, लेकिन हेलीपैड से ही वापस लौटना पड़ा। हेलीपैड पर इतनी भीड़ हो गई कि पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। अजय देवगन बीजेपी के विधायक विजय कुमार सिन्हा का चुनाव प्रचार करने यहां आए थे। भीड़ बेकाबू होते देख आखिरकार उन्हें वापस हेलीकॉप्टर में बिठाकर रवाना कर दिया गया। लोगों को अजय देवगन के दीदार के बगैर ही वापस लौटना पड़ा। बीजेपी बिहार में चुनाव प्रचार के लिए अजय देवगन का कई जगहों पर इस्तेमाल कर रही है। बीजेपी विधायक संगीत सोम को लेकर हुआ है बड़ा खुलासा। एबीपी न्यूज को पता चला है कि मास्क का कारोबार करने वाली कंपनी के डायरेक्टर रह चुके हैं संगीत सोम। एबीपी न्यूज को इस बात के सबूत मिले कि संगीत सोम मास्क का कारोबार करने वाली कंपनी के डायरेक्टर थे। एबीपी न्यूज के पास जो दस्तावेज है उनसे पता चला है कि अल्दुआ फूड प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड के नाम से 2005 में बूचड़खाने के लिए जमीन खरीदी गई थी। इस जमीन के दस्तावेज में संगीत सोम का नाम कंपनी के 3 डायरेक्टर्स में शामिल है। बाकी 2 डायरेक्टर्स के नाम जोगेश रावत और मोइनुद्दीन कुरैशी है। हाँ, दस्तावेज है ना, मेरे पास भी है। वो जमीन खरीदी थी और जमीन बेच दी, वो दस्तावेज मेरे सामने है। अगर इसके अलावा कोई लिया है तो राजनीति से नहीं, जिंदगी से इस्तीफा दे देंगे। इन्होंने अलीगढ़ में लगभग 27-28 लाख रुपए की जमीन खरीदी। उसी ने प्रदूषण बोर्ड में एनओसी मांगी कि हमें सलेटर हाउस की परमिशन दे दीजिए। विधायक संगीत सोम दादरी हत्याकांड के बाद गोमांस के खिलाफ काफी उग्र बयान देते रहे हैं। हाँ, दस्तावेज है ना, मेरे पास भी है। वो जमीन खरीदी थी और जमीन बेच दी, वो दस्तावेज मेरे सामने है। अगर इसके अलावा कोई लिया है तो राजनीति से नहीं, जिंदगी से इस्तीफा दे देंगे। पूरे देश में गोमांस को लेकर मचे विवाद के बीच यूपी के मैनपुरी में गाय को लेकर बड़ा बवाल। मरी हुई गाय की खाल उतारने पर हंगामा। हंगामे की ये तस्वीरें मैनपुरी के करहल की हैं। ये पूरा हंगामा एक मरी हुई गाय को लेकर हुआ यूं कि एक शख्स ने अपनी मरी हुई गाय किसी को बेच दी। जिसने गाय खरीदी वो खाल उतारने के लिए गाय को खेत में ले गया। जैसे ही लोगों को इसकी खबर मिली, भीड़ जमा हो गई। पहले गाय की खाल उतारने वाले की पिटाई की गई और जब पुलिस के लोग मौके पर पहुंचे तो पत्थरबाजी हुई। जगह जगह दुकानें भी जलाई गई। डीएम का कहना है कि इस मामले में फिलहाल 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और इलाके में माहौल को शांत करने के लिए पुलिस के इंतजाम कर दिए गए हैं। नीतीश कटारा के हत्यारों को नहीं होगी सजाए मौत। इस बारे में नीतीश की मां नीलम कटारा की मांग को सुप्रीम कोर्ट ने ठुकरा दिया है। नीलम कटारा ने अपने बेटे के कातिलों को फांसी दिए जाने की अर्जी दी थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने ठुकरा दिया है। कोर्ट ने नीतीश कटारा के कत्ल को झूठी शान के लिए की गई हत्या मानने से इनकार कर दिया। नीलम कटारा ने कहा कि उनकी बात शायद कोर्ट में ठीक से पेश नहीं हो पाई, लेकिन वो एक बार फिर से कोशिश करेंगी। कोर्ट ने 2 बातें कही। एक तो उन्होंने कहा कि ये हीनियस नहीं है, ये जैसे और मर्डर होते हैं वैसे ही है और वहाँ हमें कोर्ट की बात शायद माननी पड़ेगी। और यहाँ ज़रूर मुझे निराशा हुई है और ये लड़ाई अब चालू रहेगी। नीतीश कटारा की साल 2002 में बाहुबली नेता डीपी यादव के बेटे विकास और भतीजे विशाल यादव ने हत्या की थी। इस मामले में दोनों को दिल्ली हाई कोर्ट ने 30-30 साल की सजा दी है, जिसे कम करने पे इस वक्त सुप्रीम कोर्ट विचार कर रहा है। पुणे में रोंगटे खड़े करने वाली वारदात। पत्नी की हत्या के बाद पत्नी का सिर और हत्या में इस्तेमाल कुल्हाड़ी लेकर रास्ते पर निकला 60 साल का शख्स। पत्नी पर था अवैध संबंध का शक। पुणे से आई है एक ऐसी तस्वीर जिसको देखकर किसी का भी दिल दहल सकता है। आरोप है कि पुणे में वॉचमैन का काम करने वाले एक शख्स ने अपनी पत्नी की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी और कुल्हाड़ी और उसका सिर लेकर खुद ही थाने की ओर रवाना हो गया। रामू चौहान नाम के इस शख्स को पत्नी के चरित्र पर शक था। इसके एक हाथ में कुल्हाड़ी और दूसरे हाथ में पत्नी का सिर देखकर
सड़क पर चल रहे लोग चौंक गए और पुलिस को सूचना दे दी। पुलिस ने पत्नी की बर्बर हत्या के आरोप में रामू चौहान को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच में जुट गई है। कर्नाटक के गृह मंत्री केजे जॉर्ज का विवादित बयान। उनका कहना है कि जब दो लोग रेप करते हैं तो वो गैंग रेप कैसे हो सकता है। कर्नाटक के गृह मंत्री केजे जॉर्ज ने अपने इस विवादित बयान के लिए माफी भी मांग ली है, लेकिन इससे पहले उन्होंने क्या कुछ कहा वो आपको सुनाते हैं।4 people. It is a thing already arrested and we are taken directly. But unfortunately, nobody is condemning who are committed that crime. You have to please condemn such a person should not be the thing. दरअसल बेंगलुरु में एक बीपीओ कर्मचारी के साथ 2 ड्राइवरों ने सामूहिक बलात्कार किया था, जिसको लेकर केजे जॉर्ज ने ये विवादित बयान दिया है। दोनों ड्राइवरों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। रामदेव की पतंजलि इस साल बन जाएगी 5,000 करोड़ रुपए की कमाई करने वाली कंपनी। उधर बिग बाजार और इजी डे में मिलेंगे पतंजलि के प्रोडक्ट। रामदेव की पतंजलि ने बिग बाजार के साथ मिलाया हाथ। फ्यूचर ग्रुप के साथ हुए इस करार की जानकारी खुद रामदेव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी। हमारे दुकानदार ग्राहक सब इंडियन, चलाने वाले भी सब इंडियन, लेकिन विदेशी कंपनियों को भी यहाँ तक कि इंडियन ही लोग चलाते हैं। प्रॉफिट बाहर चला जाता है, तो हमने कहा इन विदेशी कंपनियों को टक्कर दो। बिग बाजार में घुसे या बाजार में कहीं भी जाएं तो सबसे पहले स्वदेशी चीज उसको नजर आए। इसलिए हमने बिग बाजार वालों से कहा देखो भाई, घुसते ही प्राइम लोकेशन पर पतंजलि होगा। रामदेव ने कहा कि उन्हें पतंजलि के लिए स्वदेशी रिटेल चेन की तलाश थी और अब बिग बाजार के जरिए वो अपने स्वदेशी अभियान को आगे बढ़ाएंगे। 15 अक्टूबर को लॉन्च होगा बाबा रामदेव का आटा नूडल्स। रामदेव की कंपनी पतंजलि बना रही है ये नूडल्स। बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि लाने जा रही है आटा नूडल्स। 15 अक्टूबर को बाजार में ये नूडल्स लॉन्च हो जाएगा। रामदेव का दावा है कि 2.5 मिनट में बनकर तैयार होने वाले उनके नूडल्स बाजार के दूसरे लोकप्रिय नूडल्स से बेहतर होंगे। हम आटा नूडल दे रहे हैं, राइस ब्रान ऑयल से बना रहे हैं, जो पाम ऑयल से 2.5 गुना 3 गुना महंगा है। और जो हमारा टेस्ट मेकर है वो हेल्थ मेकर है, इतना बढ़िया बना रहे हैं। उनका टेस्ट मेकर होगा 1.5-2 रुपए का, हमारा 3.5 से 4 रुपए का, माने उनसे दुगना प्राइस का पड़ रहा है। हर चीज़ हमारे उनसे करीब दुगनी महंगी होगी और उसके बावजूद भी उनका 25 रुपये और हमारा 15 रुपये। बाबा रामदेव की कंपनी के नूडल्स ऐसे वक्त में बाजार में आ रहे हैं जब बाजार में सबसे मशहूर नूडल्स ब्रांड मैगी विवादों के चलते बाजार से बाहर है। गजल गायक गुलाम अली ने स्वीकार किया केजरीवाल का न्योता। दिसंबर में दिल्ली में सजेगी गजल की महफिल। मुंबई में शिवसेना के विरोध के कारण भले ही पाकिस्तान के मशहूर गजल गायक गुलाम अली का कार्यक्रम रद्द करना पड़ा हो, लेकिन उनकी महफिल अब दिसंबर में दिल्ली में सजेगी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्विटर पर लिखा है, गुलाम अली साहब, हम आपके बहुत बड़े फैन हैं, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। दिसंबर में दिल्ली के कार्यक्रम के लिए रजामंदी देने पर शुक्रिया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी गुलाम अली को कोलकाता में कार्यक्रम के लिए न्योता दिया है। इस साल का नोबेल शांति पुरस्कार का ऐलान। अफ्रीकी देश ट्यूनीशिया की संस्था नेशनल डायलॉग क्वार्टेट ने जीता शांति का नोबेल पुरस्कार। साल 2011 में ट्यूनीशिया में हुए जैस्मिन रेवोल्यूशन के बाद वहां हुई राजनीतिक हत्याओं और बड़े पैमाने पर फैली अस्थिरता के बीच नेशनल डायलॉग क्वार्टेट का गठन 2013 में किया गया था। ये पुरस्कार ट्यूनीशिया में लोकतंत्र की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया गया है। ओस्लो में नॉर्वे की नोबेल समिति ने कहा कि क्वार्टेट ने लोगों को उस वक्त एक नया विकल्प दिया और शांति स्थापित हो सकने का भरोसा दिया जब देश गृह युद्ध की कगार पर था। समिति को उम्मीद है कि इनाम में दिए जाने वाले $10 लाख से ट्यूनीशिया में लोकतंत्र को मजबूत करने में मदद मिलेगी और अन्य देशों को भी इससे प्रेरणा मिलेगी। पेप्सी कोल्ड ड्रिंक बनाने वाली कंपनी पेप्सिको ने आईपीएल को बताया बदनामी का खेल। टूर्नामेंट की टाइटल स्पॉन्सरशिप छोड़ने के लिए बीसीसीआई को नोटिस भेजा। सूत्रों के मुताबिक पेप्सिको ने बीसीसीआई को भेजे नोटिस में कहा है कि उसने टाइटल स्पॉन्सरशिप छोड़ने का फैसला स्पॉट फिक्सिंग के कारण हुई बदनामी की वजह से किया है। पेप्सिको ने यह टाइटल स्पॉन्सरशिप 2013 से 2017 के लिए 396 करोड़ रुपए में हासिल की थी। पेप्सिको स्पॉट फिक्सिंग के विवाद के कारण पिछले सीजन में टाइटल स्पॉन्सरशिप छोड़ना चाहती थी। पेप्सिको के नोटिस के मसले पर बीसीसीआई बोर्ड की 18 अक्टूबर को मुंबई में होने वाली बैठक में विचार किया जाएगा। नहीं रहे मशहूर संगीतकार रविंद्र जैन।
71 साल की उम्र में मुंबई में निधन। रामानंद सागर के टीवी सीरियल रामायण में अपनी आवाज देने वाले रविंद्र जैन अब इस दुनिया में नहीं रहे। 71 साल के रविंद्र जैन पिछले कुछ समय से किडनी के इन्फेक्शन के कारण बीमार चल रहे थे। जैन नागपुर में एक कार्यक्रम के लिए गए थे, जहां उनकी तबीयत खराब हो गई थी। इसके बाद उन्हें मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया था। आज शाम करीब 4:10 पर उनका देहांत हो गया। रविंद्र जैन ने चोर मचाए शोर, गीत गाता चल, अखियों के झरोखों से और चितचोर जैसी फिल्मों में संगीत देने के अलावा कई टीवी धारावाहिकों में अपनी आवाज दी थी।